दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही थी पृथ्वी के प्रमुख घटक, और इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। आज का टॉपिक है चट्टान, और चट्टान से संबंधित हम जो भी बातें हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कल जो आपकी प्रमुख ताप पेटियाँ हैं वो आपकी समझ में नहीं आई थी, तो वो दोबारा अध्ययन करेंगे, और पृथ्वी की जो परत हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो भी दोस्त फर्स्ट बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कल आपके जो क्वेश्चन थे उनके जवाब लास्ट में देंगे, अगर कोई नहीं सुनना चाहिए तो उनका टाइम खराब न हो। शुरुआत करते हैं पृथ्वी के प्रमुख घटक चट्टान। जिस विज्ञान में चट्टान संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ऐसी विज्ञान जिसमें चट्टानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी। अब ये चट्टानें बनी किससे होती हैं? ये खनिजों से बनी होती हैं, खनिज पदार्थों से, और वो होते हैं एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टान 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ध्यान रखना, चट्टान 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय व अवसादी चट्टानों से ही कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब है आग्नेय चट्टान। मैग्मा व लावा के जमने से, लावा एक गर्म पदार्थ होता है बहुत ही, उसके जमने से क्या होती है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, गेब्रो है, पेग्मेटाइट है। पेग्मेटाइट है। तो ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं: ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, गेब्रो और पेग्मेटाइट। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अत्यधिक होती है, इसी कारण अगर ये चट्टान टूटती है बेसाल्ट, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इन चट्टानों में कठोरता पाई जाती है क्योंकि ये जीवाश्म रहित होती हैं। कौन सी? आग्नेय चट्टान। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चट्टान कठोर होती है। कौन सी? आग्नेय चट्टान। क्यों होती है? क्योंकि ये जीवाश्म रहित होती हैं। इसके बाद है अवसादी चट्टान। अवसादों व तलछरों या तलहट जो होते हैं समुद्रों के, इनके निक्षेपण द्वारा निर्मित होती हैं। कौन? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जिसके कारण वो कठोर होती हैं। लेकिन अवसादी चट्टान हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब ये जीवाश्म होते क्या हैं? जैसे आपके पूर्व में, जैसे राजस्थान का जो कुछ भाग है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस भाग में बंटे हुए थे, तो बताते हैं कि उस वक्त ये समुंदर थे, यहाँ अथाह जल था। तो उस जल के अंदर, जैसे आज आप समुद्र की बात करो तो उसमें कितने से जीव रहते हैं? मछली, व्हेल मछली कितनी बड़ी बड़ी। तो इन समुद्रों में जो जीव थे वो धरती की उथल पुथल हुई है, या उसके कारण, या इन जो सूखने के बाद ये धीरे धीरे विलुप्त हुए हैं, तो इनमें जो जीव थे वो भूमि के अंदर दब चुके थे। और जो उच्च ताप और दाब के कारण ये फिर क्या हुए थे? कोयले व पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित हो गए। ये जीवाश्म पेट्रोलियम पदार्थ, और जो वन थे वो कोयले में परिवर्तित हो गए थे। तो जीवाश्म का अत्यधिक मात्रा में उच्च दाब व ताप पर पिघलकर पेट्रोलियम और कोयले में निर्माण होना अवसादी चट्टानों का ही एक प्रकार है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। ध्यान रखना, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम पदार्थ ऐसे नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल है। पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोल, डीजल का, चारकोल, आपकी ग्लिसरीन, ये सब पेट्रोलियम से ही हमें मिलती है। तो ध्यान रखना कि पेट्रोलियम पदार्थ और कोयले हमें अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, और परतदार होती हैं। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान।
इसके बाद, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं कि इनके उदाहरण कौन से हैं। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला, किसके? अवसादी चट्टान के। खड़िया, सेल आदि। आपका आगरा का किला और लाल किला जो दिल्ली में स्थित है वो बलुआ पत्थर है, उससे निर्मित है, जो अवसादी चट्टानों का एक भाग है, बलुआ पत्थर। इसके बाद जो कायांतरित चट्टान है वो पता ही है कि ताप, दाब व रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण अवसादी एवं आग्नेय जो चट्टान है उनमें परिवर्तन हुआ और कायांतरित चट्टान निर्मित हुई। पृथ्वी की इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह से अंदरूनी ओर नीचे की ओर जाने पर ताप, दाब और घनत्व में हमेशा वृद्धि होती है। ताप में भी वृद्धि होती है, दाब में भी वृद्धि होती है और घनत्व में भी वृद्धि होती है। अब वृद्धि कितनी? 32 मीटर अगर आप भूमि के अंदर जाते हो तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? तापमान ज़्यादा मिलेगा। नहीं कि आप ऐसे सोचो कि भूमि नीचे की ओर जाएंगे तापमान कम होगा, नहीं, ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, नीचे की ओर जाते हो ताप, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको 3 वृहत परतों में विभक्त किया गया है, क्रस्ट, मेटल और क्रोड। ये 3, जैसे ये पृथ्वी है तो ये 3 परतें हैं। ये बाहरी परत है वो भूप्रपर्टी है, ये बीच वाली है वो मेटल है और ये है वो केंद्रीय जो परत है कोड। तो ध्यान रखना ये 3 परतें हैं। भूप्रपर्टी सबसे बाहरी परत है। तो ठोस पृथ्वी का सबसे बाह्य भाग आपको क्या कहलाता है? भूप्रपर्टी कहलाता है। भूप्रपर्टी की ऊपरी सतह अवसादी चट्टानों से बनी होती है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है भाई, भूप्रपर्टी को 2 भागों में बांटा गया, एक तो सियाल और एक सीमा। ध्यान रखना। अब सियाल का क्या मतलब होता है? सिलिका, सिलिकन और एल्यूमिनियम। और सीमा का मतलब होता है सिलिकन और मैग्नीशियम। जो 2 पदार्थ पाए जाते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है भूप्रपर्टी में, और दूसरा सिलिका और मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना 2 भागों में बांटा गया है, सियाल और सीमा। तो ध्यान रखना, सिलिका मतलब Si और मैग्नीशियम Mg और एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। तो सिलिका, सीमा और सियाल। नेक्स्ट है प्रवाह, मेटल। भूप्रपर्टी एवं मेटल का जो सबसे ऊपरी ठोस भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। ध्यान रखना, मेटल और भूप्रपर्टी दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसका घनत्व भूप्रपर्टी के घनत्व से अधिक होता है। किसका? प्रवाह का, मेटल का। तो ध्यान रखना कि मेटल का घनत्व भूप्रपर्टी से अधिक होता है और सर्वाधिक घनत्व होता है क्रोड का। अब जो मध्य की है, केंद्र की जो आपकी परत है वो कौन सी है? क्रोड है। क्रोड निकल व लोहे का बना है। अर्थात जैसे आपकी भूप्रपर्टी में सियाल और सीमा पाए जाते थे पदार्थ, सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम और सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, उसी प्रकार क्रोड में निकल और लोहा पाया जाता है, जिसे शॉर्ट नाम निफे से जाना जाता है। अब निफे का क्या मतलब होता है? निफे का मतलब होता है कि निकल तो यहाँ से ले लिया, Ni ले लिया, निकल से Ni, निकल का Ni है वो प्रतीक है, ध्यान रखना। और लोहे को आप साइंस में क्या कहते हो? लोहे को फेरस कहते हो, फेरस। आयरन होता है लेकिन इसका प्रतीक होता है फेरस। फेरस कहते हो किसको? लोहे को। तो निकल तो इसका आ गया Ni और फेरस आ गया Fe। तो ये शॉर्ट में बन गया निफे। तो क्रोड को क्या कहते हैं? इसको निफे नाम से भी जाना जाता है और इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। किसका? क्रोड का। तो सबसे मध्य की जो परत है, जैसे ये पृथ्वी, आपको ध्यान रखना कि ये पृथ्वी है, इसकी 3 परतें हैं।
इसकी चौड़ाई लगभग 32 किलोमीटर 18 किलोमीटर, जैसे महाद्वीपों के अंतर्गत अलग है और महासागरों के नीचे अलग है, तो इसकी लगभग है वो 32 किलोमीटर चौड़ाई है। और फिर आप बात कर लेते हो कि मध्य वाली जो परत है आपकी मेटल, उसकी चौड़ाई है 2900 किलोमीटर। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि जो आपकी चौड़ाई है इसकी किसकी, क्रोड की, ये बाद में 2900 से लेके मध्य बिंदु तक है। तो ये है आपकी क्या, अलग अलग मोटाई की 3 परतें, और सर्वाधिक घनत्व क्रोड का है। तो ये 3 परतें थी आपकी। अब है विश्व की जो प्रमुख ताप पेटियां या ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो इनको ध्यान से समझना। आपकी ये पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी में ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये है 0 डिग्री, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री। उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, और दक्षिणी अक्षांश है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा, ध्यान रखना। और उत्तरी अक्षांश में 66 डिग्री है वो आर्कटिक रेखा है, और दक्षिणी में अंटार्कटिक रेखा है। ये जो 5 रेखाएं आपको ध्यान रखना कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66 डिग्री अंटार्कटिका रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66 डिग्री आर्कटिक रेखा। अब बात कर लेते हैं कि आपके ताप कटिबंध हैं वो 3 हैं, कौन से, एक तो उष्ण कटिबंध है, और एक शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध है, और एक है शीत कटिबंध। ठीक है, 3 ताप कटिबंध है, कौन कौन से, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अब आप देख लीजिए ध्यान से कि 23.5 डिग्री दोनों गोलार्धों के मध्य अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंध। अब इसको 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि दोनों गोलार्धों में 0 से 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध पाया जाता है, या ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध पाया जाता है। दूसरा है कि 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के मध्य 23.5 से 66 डिग्री के मध्य क्या पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध, और 66 डिग्री से ऊपर की ओर 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में क्या पाया जाता है, शीत कटिबंध, क्योंकि ध्रुव कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना कि जो शीत है ध्रुवों पर क्या होती है, बर्फ है, तो शीत कटिबंध ऊपर है। अब आपको ये ध्यान से लिखना है, समझना है, पढ़ना है इनको, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अब बात है आपकी क्वेश्चन से जो आरबीएससी की बुक्स पढ़नी है या नहीं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सभी पढ़िएगा। ऑथेंटिक बुक्स हैं, पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चंस लगभग उठते हैं। तीसरी बात, जो भी आपको नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैं नहीं कहता पर्टिकुलर जो मैंने पढ़े हैं नोट्स उस हद तक मैंने वहाँ से भी लिए हैं, और ज़्यादातर नोट्स एक पर्टिकुलर गाइड से मैंने नहीं पढ़ाए हैं, जहाँ जहाँ से जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने वहाँ से उठाए हैं। जैसे शुरुआत की आपको यूनिट का पता होगा, मैंने वो सिविल्स बुक से बनाए थे सभी नोट्स, जो आपके आईएएस वगैरह की बुक्स हैं उनमें से। अगर आपने उनके क्वेश्चंस किए होंगे तो उनमें से मैंने 80% क्वेश्चंस वो थे जो आपके आरएस आईएएस में आए हुए थे, जो आपकी यूपी जो सिविल एग्ज़ाम्स थी उसमें आए हुए थे, बिहार सिविल एग्ज़ाम्स, हरियाणा सिविल एग्ज़ाम्स, तो आपने उनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जो शुरुआत से जुड़े हुए थे। पॉलिटिक्स से संबंधित मेरे पास बहुत सारा मैटर है, जैसे बहुत सी गाइडें हैं, कोचिंगों के नोट्स हैं, क्योंकि मैं उससे जेआरएफ वगैरह की, नेट की, इनकी तैयारी कर रहा हूँ। तो उनसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको बाहर पढ़ने की कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप पॉलिटी से संबंधित जो भी तैयार कर लेते हैं तो बहुत है। तीसरी बात, जो भी नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको, वो मैंने बहुत ही अलग अलग गाइड से पढ़ाए। मैं ये नहीं कहूँगा एक गाइड से पढ़ाए,
मैंने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं पढ़ाया आपको। लक्ष्य से मैंने एक भी लाइन नहीं देखी है कौन से क्वेश्चन टॉपिक कहाँ कहाँ हैं। जो भी पढ़ाए हैं वो अलग अलग गाइड से हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात मैं बार बार कहूँगा कि आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर अवेलेबल हैं तो अभी साथ साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।